गुड मॉर्निंग दोस्त। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। और मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आज के जो हमारे टॉपिक है वह है बुंदेला वंश और बघेल वंश, यानी बुंदेल वंश और बघेल वंश के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको चित्र देखकर स्पष्ट हो गया होगा, जैसे चित्र लगा हुआ है महाराज छत्रसाल का, जिनको बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। निश्चित ही एक महान शासक थे महाराजा छत्रसाल सिंह। और बात करेंगे इनके वंश के बारे में, इनके वंशावली के बारे में। चलिए तो टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुंदेल वंश की। और बुंदेला वंश के हम लोग संदर्भ में बात करें तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक थे सोहनपान। सोहनपान के द्वारा बुंदेल खंड में बुंदेल राज्य वंश की स्थापना की गई। और इन्होंने इस वंश की स्थापना करी थी खंगार शासकों को पराजित करके। हमने खंगार शासक पढ़ चुके हैं पहले, जो खेत सिंह खंगार के नाम से जाने जाते हैं। उनको पराजित करके इन्होंने बुंदेला राजवंश की स्थापना की। राजधानी बनाया मऊ मोहानी को वीर बुंदेला के द्वारा। ठीक है। अर्जुन पाल ने बाद में जब शासक बनते अर्जुन पाल, तो मऊ मोहानी के आसपास के क्षेत्र को जीत के साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद में कुछ शासक और बनते हैं, जिनमें नाम आते हैं सहजेंद्र देव, नानदेव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव और मलखान सिंह बुंदेला। ये प्रमुख शासकों के नाम हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके संदर्भ में। और ये शासक जो थे ना, सारे जो भी हम लोगों ने बात की थी, इतने सारे शासकों की, ये गढ़कुनार किले से अपनी राजधानी का संचालन करते थे, राजधानी चलाते थे। उसके बाद में 1501 ईस्वी आती है, तो उस समय पर रुद्र प्रताप बुंदेला जो रहते हैं वो ओरछा में बुंदेला वंश की स्थापना करते हैं। तो ओरछा के जो राजवंश था बुंदेला राजवंश, उसकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं बुंदेल केसरी महाबली महाराजा छत्रसाल की। इनके उत्तराधिकारी चंपत राय हुए बाद में उन शासकों के, और चंपत राय के उत्तराधिकारी छत्रसाल हुए। और इनके बारे में याद रखिएगा, ये इनको बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारा संघर्ष महाराज छत्रसाल के समय पे होता है। और याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस मराठा शासक के समकालीन थे? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थे, क्योंकि छत्रपति महाराज जो शिवाजी महाराज थे, उनसे इनकी मुलाकात भी होती है। 1670 ईस्वी के आसपास इनकी मुलाकात होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने बुंदेलखंड में मुग़लों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा, और संघर्ष छेड़ के इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीता। और एक ऐतिहासिक मुलाकात भी इन दोनों वीर योद्धाओं की कही जाती है। बाद में 1675 के बाद में 1675 के बाद में क्या होता है कि ये पन्ना को राजधानी वगैरह बनाते हैं 1678 ईस्वी के दौरान। और उसके बाद में आसपास क्षेत्रों में उन पन्ना राजवंश वगैरह की नींव डाल के आसपास के क्षेत्रों को विजित करते हैं महाराज छत्रसाल सिंह बुंदेला। ठीक है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओरछा को राजधानी किसने बनाया? तो ओरछा को राजधानी बनाया था रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1536 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद में शासक आते हैं भारती चंद्र। भारती चंद्र का शासनकाल था 1539 से 1554 ईस्वी। ठीक है। और इनके द्वारा ओरछा दुर्ग, परकोटा, राजा राम मंदिर, दीनपनाह शहर आदि का निर्माण करवाया जाता है। शासक 1554 में फिर मधुकर शाह बुंदेला बनते हैं। कई बार आपको राजा राम मंदिर का नाम मधुकर शाह बुंदेला के साथ में भी देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से भारती चंद्र का नाम इसमें मुख्य रूप से आता है। ठीक है। भारती चंद्र आपको याद रखना है। चलिए, और बाद में जो बुंदेलखंड क्षेत्र था उस समय भी फिर जब सादिक खां के नेतृत्व में क्या किया, अकबर ने भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करने के लिए अपना अभियान भेजा सादिक खां के नेतृत्व में, और कई क्षेत्रों को जीता। अब मधुकर शाह के बाद में उत्तराधिकारी बनते हैं राम शाह बुंदेला। और फिर वीर सिंह देव को इस समय पे बड़ौनी जागीर प्राप्त होती है। और ये वही वीर सिंह देव थे जिनको वीर सिंह बुंदेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वीर सिंह बुंदेला ने ही 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी थी। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। जहांगीर कौन थे? अकबर के बेटे थे। बहुत अच्छी पटती थी इन दोनों की आपस में, अकबर के बेटे सलीम की और जहांगीर की, दोनों की आपस में बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत शानदार केमिस्ट्री थी। और उनके कहने पर इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी अबुल फजल की, क्योंकि ये इनके बीच में राह का रोड़ा थे जहांगीर के शासक बनने में। ठीक है।
आगे बाद में इन्हीं के उत्तराधिकारी बनते हैं जुझार सिंह बुंदेला और देवी सिंह बुंदेला, उसके बाद शासक बनते हैं। तो जुझार सिंह बुंदेला को आप लोग जानते होंगे। जुझार सिंह, ये वही जुझार सिंह थे जिनके भाई थे हरदौल। और याद रखिए, हरदौल की मनौती कहाँ मांगी जाती है, हरदौल की मनौती नाम से गीत कहाँ गाए जाते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, हरदौल इनके छोटे भाई थे और इनकी कहानी है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस धार्मिक तीर्थ स्थल है हरदौल का मेला भी लगता है वहाँ पर, हरदौल की मनौती के नाम से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये भी जुझार सिंह के भाई थे हरदौल और ये इनके बेटे थे। चलिए, उसके बाद में ये तो था बुंदेलखंड राजवंश के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग बात कर लेते हैं बघेलखंड राजवंश के बारे में, क्योंकि बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतें बहुत महत्वपूर्ण रही है मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहास के संदर्भ में। तो अब बात करते हैं बघेलखंड राजवंश के बारे में। बघेलखंड राजवंश के संस्थापक जो थे वो थे बीसल देव और भीमल देव। इससे पहले 2-3 फैक्ट हमारे छूट गए, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बुंदेलखंड के संदर्भ में। विक्रमादित्य बुंदेला जो थे वो 1676 से 1817 तक शासक बनते हैं। इन्होंने बलदेवगढ़ किले का निर्माण कराया और राजधानी ओरछा से टेहर स्थानांतरित की बुंदेल शासकों में। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बघेलखंड पे चलते हैं। ठीक है, ये 3 फैक्ट हमारे बुंदेलखंड के छूट गए थे। विक्रम सिंह बुंदेला, बलदेवगढ़ का किला और राजधानी ओरछा से टेहर ले जाना। ठीक है, अब बात करते हैं 1236 में बीसल देव और भीमल देव दोनों भाई क्या करते हैं, बघेलखंड राज्य की स्थापना करते हैं। बाद में जो बीसल देव थे वो अनिलवाड़ चले जाते हैं और अनिलवाड़ के जो सोलंकी शासक थे भीमदेव द्वितीय, उनके प्रधानमंत्री वो बन जाते हैं। ठीक है, और जो ये थे क्या नाम से बीसल देव यहाँ पर शासन व्यवस्था वगैरह, ये भीमल देव जो थे वो यहाँ पर शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग भीमल देव के जो पुत्र थे अनिक देव, जिनको नानिंग देव के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गोहरा जो जिनकी जागीर थी इनका विस्तार किया और यहाँ के शासक बनते हैं। ठीक है, यहाँ के शासक बनते हैं ये। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे बल्लन देव या जिनका नाम बल्लार देव भी था, ये 1353 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक शासन करते हैं और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। पूछा जा सकता है कि किस बघेलखंड शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले थे बालन देव या बल्लार देव। फिर उसके बाद शासक बीरम देव बनते हैं 1389 से 1438 ईस्वी तक। फिर नरहरि देव शासन व्यवस्था संभालते हैं और इन्हीं के समय पे, नरहरि देव के समय पे महमूद सर्की जो थे उनको कालपी अभियान में ये सहयोग भी देते हैं। महमूद सर्की जो शासक थे सर्की वंश के, इनका कालपी अभियान होता है, इसमें ये नरहरि देव इनकी मदद भी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं रामचंद्र देव बघेल के बारे में। इसके पहले यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे नरहरि देव, इनके बाद में शासक बनते हैं वीर सिंह देव बघेल। इनका समय काल रहता है 1500 से 1535 ईस्वी और राजा वीर भानु द्वारा इनके द्वारा हुमायूं की सहायता, ये कुमायूं लिख दिया गया है, हुमायूं की सहायता की जाती है। ठीक है, हुमायूं की सहायता की जाती है राजा वीर भानु द्वारा। ठीक है, इसी वंश के शासक। ओके, और आगे बात करते हैं रामचंद्र देव बघेल। रामचंद्र देव बघेल का समय काल याद रखिएगा 1555 से 1592 ईस्वी। और रामचंद्र बघेल जो थे बघेलखंड रियासत में अकबर के समकालीन शासक थे। पूछा जा सकता है कि कौन से बघेलखंड शासक अकबर के समकालीन थे, तो ये थे बघेल में रामचंद्र देव बघेल। और इन्हीं रामचंद्र बघेल ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ ट्रांसफ़र कर ली थी। कहाँ थी, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले राजधानी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे, तो राजधानी इन्होंने कहाँ कर ली, जो बघेल बांधवगढ़ है उमरिया में, वहाँ पर स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इन्हीं रामचंद्र देव बघेल के शासन काल में इन्हीं की राज्यसभा में तानसेन, जो कि जिनका नाम तन्ना मिश्र आप लोग सभी जानते होंगे, संगीत सम्राट, ध्रुपद गायन, बहुत सारे लेखकों के बहुत सारे एक प्रकार से राग मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ मल्हार, दीपक राग जैसे महान संगीत ग्रंथों की रचना करने वाले संगीत सम्राट तानसेन
ग्वालियर वाले, इनके शासनकाल में रहते थे ये, महाराजा रामचंद्र देव बघेल के शासनकाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ से एक व्यक्ति थे जलाल खां खोरची। इस जलाल खां खोरची ने तानसेन को महाराजा जो रामचंद्र देव बघेल से, इनसे लेकर के इनको कहाँ पहुँचा दिया, अकबर के शासनकाल में, अकबर के दरबार में पहुँचा दिया। तो अकबर के दरबार में पहुंचाने वाले थे जलाल खां खोरची। और किनके शासन में रह रहे थे, किनके सभा में रह रहे थे ये तानसेन, इनकी सभा में। ठीक है, इसके बाद में 1569 ईस्वी में अकबर का कालिंजर अभियान भी होता है। इस दौरान सेना बांधवगढ़ भी भेजी जाती है, बांधवगढ़ वगैरह से हेल्प ली जाती है। और अकबर की भेंट रामचंद्र देव से फतेहपुर सीकरी में होती है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, कहाँ मिलते थे रामचंद्र देव बघेल से, तो ये फतेहपुर सीकरी में मुलाकात होती है, उत्तर प्रदेश आगरा के पास। ठीक है, 1592 में वीरभद्र देव शासक बनते हैं। फिर विक्रमादित्य विजय ये शासक बनते हैं। विक्रमादित्य नहीं है, ये विक्रमजीत विजय हैं। ठीक है, विक्रमाजीत विजय, ये विक्रमजीत विजय शासक बनते हैं इनके बाद में, वीरभद्र के बाद में। और उसके बाद में विक्रमादित्य जो ये शासक थे विक्रमजीत विजय, उनको पदच्युत करके, मतलब पद से हटा करके त्रिपुरदास जो थे उनको बांधवगढ़ का सूबेदार बनाया जाता है। बांधवगढ़ के सूबेदार ये बन जाते हैं। फिर 1619 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बांधवगढ़ का क्षेत्र जो था वो विक्रमजीत को दे दिया जाता है। ठीक है, विक्रमजीत को दे दिया जाता है। अब इस वंश के अन्य शासकों की हम लोग बात करें तो ये अमर सिंह थे, अनूप सिंह थे। अनूप सिंह थे शासक, है ना, ये अनूपपुर नहीं है। अनूप सिंह के समय में पहाड़ सिंह बुंदेला ने बघेलखंड पर विजय प्राप्त की थी। और बांधवगढ़ जब क्षतिग्रस्त हो गया था तो यहाँ से राजधानी ये कहाँ कर देते, ट्रांसफ़र रीवा में कर देते। पूछा जा सकता है, फैक्ट याद रखिएगा, बांधवगढ़ से राजधानी रीवा कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है, ये की जाती है अनूप सिंह के समय पे, जब पहाड़ सिंह बुंदेला का अटैक होता है, बुंदेला शासक पहाड़ सिंह बुंदेला का अटैक होता है, तो अनूप सिंह राजधानी परिवर्तित करके रीवा ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन शासकों में और शासक आते हैं प्रमुख रूप से, आप नाम याद रखिएगा। तो और कौन आते हैं, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह, अजीत सिंह, जय सिंह, विश्वनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह ने गोविंदगढ़ का महल भी बनवाया था। और अंतिम राजा थे बघेलखंड रियासत के महाराज मार्तंड सिंह। आप लोग सभी जानते होंगे महाराज मार्तंड सिंह को, रीवा के बहुत फेमस शासक रहे महाराज मार्तंड सिंह। वही सफ़ेद बाघ जो पहली बार रीवा क्षेत्र में देखा गया था दुनिया का, उसको महाराज मार्तंड सिंह हिलाते हैं और बाद में उसका केयर वगैरह करवाते हैं। तो ये महाराजा मार्तंड सिंह उसी बघेलखंड रियासत के वारिस थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बघेलखंड और बुंदेलखंड रियासतों से संबंधित जो फैक्ट है वो क्लियर हुए होंगे। मध्य प्रदेश प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, अब फिर किसी नए टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। ये हमारी सीरीज़ थी, इसकी ये मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास। तो ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। हैव अ नाइस डे।